एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सिलेक्टिव ये हमारा वीडियो नंबर 7 है और सब्जेक्टिव पार्ट से ये हमारा लास्ट नंबर वीडियो है। ठीक है, इसके बाद जो भी वीडियोज आएंगे वो ग्रामर सेक्शन का होगा प्लस एमसीक्यू जो आपसे बच्चों से एग्जाम में पूछेंगे वो आपको हमारे चैनल के द्वारा कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। और बाकी देखिए जो भी टॉपिक आपको पढ़ना रहेगा हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोडेड है, जाके देखिए, मस्त एग्जाम की अपनी तैयारी करिए। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला सवाल हमारा स्टार्ट होता है मारिया से। डिस्कस मारिया एफर्ट्स टू एजुकेट हिज सन। देखिए मारिया ने बेसिकली क्या क्या एफर्ट्स किए, यानी क्या क्या अपने बेटे जो बालू है उसको शिक्षित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए। एफर्ट्स मतलब होता है प्रयास, ये उन्होंने किए बताना है। और बताना है व्हाट स्पेशल एफर्ट्स डज मारिया मेक टू गिव हिज सन एज ए गुड एजुकेशन। देखिए वो अपने बेटे बालू को गुड एजुकेशन देने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए बताना है, या फिर मारिया ने वो हर संभव किस प्रकार प्रयास किया ताकि उनके बेटे को एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं। आफ्टर गेनिंग वेल्थ मारिया सेंटर्ड हिज अटेंशन टू द एजुकेशन ऑफ हिज सन बालू। देखिए जब धन संपत्ति बेसिकली मारिया प्राप्त कर लेती है तो मारिया ने अपना जो ध्यान है वो बालू की शिक्षा के प्रति क्या किया, उन्हें केंद्रित किया। द चाइल्ड वॉज नाउ 6 year old एंड विथ ग्रैंड प्रोसेशन एंड सेरेमोनियल फंक्शन ऑफ द बॉय वॉज एडमिटेड टू द टाउन एलिमेंट्री स्कूल। देखिए उन्होंने क्या किया, जब उनका बेटा बालू जो है 6 वर्ष का होता है तो उन्होंने एक भव्य जुलूस निकाला। मतलब यहाँ पर जो सेरेमोनियल फंक्शन प्रोसेशन हो गया, एक बड़ा सा जुलूस निकाला, समारोह किया और अपने बेटे को जो टाउन के एलिमेंट्री स्कूल था, मतलब शहर का जो प्राथमिक स्कूल था, उन्होंने उसमें क्या किया, उसे भर्ती कराया। ठीक है, यानी सोचिए अपने बेटे को, मतलब जो उनका बेटा था, एडमिशन कराने के लिए, एडमिशन जब हो गया तो उसे ले जाने के लिए, मतलब स्कूल पहुंचाने के लिए, इतना भयानक बात है। But soon the reports from school informed that Maria about the conduct as well as the interest of his son study। देखिए भाई उन्होंने इतना खर्चा किया स्कूल में भर्ती, लेकिन जल्दी उन्हें स्कूल की रिपोर्ट से पता चलता है उनका जो आचरण है, उनका यह बिहेवियर जो है पढ़ाई के प्रति वो रुचि वाला तो नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ हिज सन की पढ़ाई में नहीं है। इन द एग्जामिनेशन द बॉय सेक्यूर्ड 0 एंड प्रूव टोटल फेलियर। भैया उन्होंने मेहनत तो पूरी की, खर्चा वर्चा किया, बैंड बाजा लगाया, बहुत खर्चा किया, बेटा पढ़ेगा, लेकिन बेटा एग्जाम में लेकर आता है शून्य नंबर 0, जो कि एक असफल प्रयास साबित हुआ उनका। मारिया टू प्रूव हिम स्पेशल केयर एंड एजुकेशन टुक चार्ज ऑफ द स्कूल एज ही हिमसेल्फ बिकम द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल। देखिए अब मारिया करती है क्या कि अपने बेटे को पढ़ाने के लिए वो अपनी हद, एक जो लिमिटेशन होता है उसको क्रॉस करके बेसिकली क्या करती है, उस स्कूल की जो सेक्रेटरी है उस पद को संभालती है ताकि उसको एक बेहतर शिक्षा यहाँ पर प्रदान कर सके। ठीक है, तो मारिया टू प्रूव हिम स्पेशल केयर एंड एजुकेशन टुक चार्ज ऑफ द स्कूल एज ही हिमसेल्फ बिकम द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल। द एंटायर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वाज नाउ इन। देखिए यानी पूरा स्कूल प्रशासन जो है अब उनके हाथों में था, यानी पूरा स्कूल भैया उनके हाथों में जा चुका था। ठीक है, क्योंकि वो अब सेक्रेटरी बन गई थी। तो क्या होता है यहाँ पर, बालू कॉट द वीकनेस ऑफ द टीचर्स एंड अप्लाई देम फॉर हिज ओन सर्विस। देखिए बालू क्या करता है, समझ गया कि हमारी माता जी सेक्रेटरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने शिक्षक की कमजोरी को पहचान लिया और उन्होंने अपनी सेवा में लगा दिया। मतलब टीचर समझ लिया कि ये हमारी माता जी सेक्रेटरी है तो भैया अब हम स्कूल के मालिक हैं, ये हमारी सबके सब अब काम करेंगे, तो उसकी वीकनेस पता चली है, अब उनसे वो काम करवाता था अपना। मिस्टर मूर्ति द मैथमेटिक्स टीचर सॉल्व हिज क्वेश्चन एंड ऑफर्ड हिम स्वीट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए मिस्टर मूर्ति यानी जो उनके मैथ्स टीचर, बेसिकली मूर्ति जी जो गणित के शिक्षक रहते हैं, उन्होंने उनको बेसिकली जो भी सवाल मिले होमवर्क में मिलते थे उनका जवाब देने के लिए कहा। समय समय पर उसे मिठाई भी खिलाई गई। दिस रिजल्ट वाज बालूज फेयर इन द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फॉर द 3rd टाइम। और यही कारण होता है कि जो बालू जी रहते हैं मैट्रिक के एग्जाम में तीसरी बार भी फेल हो जाते हैं कि भैया आप पढ़ोगे नहीं, करोगे कुछ नहीं तो फेल तो हो गई। लीजिए वो तीसरी बार फाइनली वो फेल होते हैं। आफ्टर हिज फादर एंग्री रिमार्क्स, अब उसके पिताजी की जब नाराजगी भरी टिप्पणियां होती है तो इन रिएक्शन ही लेफ्ट स्टडी, बोलते हैं ठीक है जाइए आप भी क्या याद रखिएगा हम पढ़ाई छोड़ दे रहे फॉर एवर एज वेल एज द होम फॉर द टाइम बिंग। देखिए पढ़ाई तो उन्होंने छोड़ दिया, साथ ही साथ कुछ समय के बाद उन्होंने, मतलब बालू ने अपना घर भी बोलता छोड़ दिया, जाइए छोड़ देता आपका घर। दस ऑल द मारियाज एफर्ट एज वेल ए ड्रीम फेल अबाउट एजुकेशन। यानी इससे ये साबित होता है कि मारिया ने अपने बेटे को पढ़ाने में जो भी प्रयास यहाँ पर करने की कोशिश की, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। यानी उनका सारा का सारा किया गया कार्य वो बेकार हो जाता है। उन्होंने बालू के प्रति जो मेहनत की, लेकिन वो बालू के प्रति उस मेहनत को एक
पॉइंट पे या फिर एक सफल सीट्स पे ले जाकर नहीं ले पाए, जिस वजह से ये सारा का सारा चीज बेकार हो जाता है। ठीक है, तो ये पेपर में पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का सवाल है, प्रीवियस चेक करो पेपर, ये पेपर आपको पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु इज मदन लाल। मदन लाल कौन है? हाउ डज ही हेल्प मारिया इन हिज में। मारिया, जैसे हमने डॉक्टर पॉल के बारे में पढ़ा था, उसी तरह मदन लाल कौन है बताना है, और उन्होंने मारिया की बिजनेस में किस प्रकार मदद की, एंड व्हाट रोल डिड मदन लाल प्ले इन मारिया। मारिया का लाइफ में मदन लाल का क्या इंपॉर्टेंस या क्या भूमिका बताना है, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। तो मदन लाल इज द ओनर ऑफ गॉर्डन प्रिंटिंग प्रेस। मदन लाल जो बेसिकली कौन है, जो लाल प्रिंटिंग प्रेस, या बेसिकली मदन लाल जो है गॉर्डन प्रिंटिंग प्रेस के क्या मालिक है। आफ्टर रिव्यूइंग द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ बैड लाइफ थ्रूली ही एग्रीज टू पब्लिश द बुक्स विथ अ डिफरेंट टाइटल एज डोमेस्टिक। हम देखिए, जब वो क्या करते हैं, बेड लाइफ की जो मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है पांडुलिपि, ठीक है, उसको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद वो क्या करते हैं, वो जो पुस्तक है बेसिकली उसके टाइटल को क्या करते हैं, डोमेस्टिक हार्मोनी नाम से क्या करते हैं, प्रकाशित या फिर उसे पब्लिश कर देते हैं। दे एग्री टू अ 50-50 पार्टनरशिप, कि भैया चलिए 50-50%, 100% में 50 आपका 50 हमारा। तो दे एग्री टू अ 50-50 पार्टनरशिप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ मारियास पार्ट, यानी मारिया जी यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन 50-50% जो भी प्रॉफिट आएगा 50 आपका 50 हमारा। दिस बुक प्रूव्स टू बी अ ग्रैंड सक्सेस। और ये बुक क्या हो जाता है भाई, इतना बड़ा सक्सेस होता है कि पैसे छापता है। दिस ब्रिंग्स अबाउट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ, मतलब धन ही धन लेकर आता है हमारी जिंदगी में। ही डिसाइडेड टू स्टार्ट हिज ओल्ड बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग एंड फाइनेंशियल एडवाइजिंग। मतलब बेसिकली क्या करती है, अब मारिका को अपना अच्छा खासा पैसा मिल गया, तो सोचती है कि लोगों को पैसे उधार देगी और वित्तीय सलाह देने की क्या करती है, वो जो पुराना बिजनेस रहता है उस पर वो वापस आती है। ठीक है, फॉर हिज मारिया नीड्स मोर मनी, लेकिन इसके लिए भी मारिया को क्या चाहिए था भैया, और ज्यादा क्या चाहिए था, पैसे चाहिए था। ही सेंड हिज कॉपीराइट टू मदन लाल, मतलब वो अपने हिस्से का जो भी पार्ट रहता है वो भी मदन लाल को क्या करती, बेच देती। हु रीडली परचेजेड इट एंड दस हेल्प मारिया ले द फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस रिफरेंस। देखिए अब होता क्या, उन्होंने अपना जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मतलब फाइनेंस बिजनेस एफरेस स्टार्ट करने के लिए अपना जो भी पार्ट रहता है बिजनेस में, जैसे 50-50 की बात होता है, वो 50% शेयर भी क्या कर दी है, मदन लाल को बेच देती है, और उससे जो पैसा मिलता है उसको अपने बिजनेस में क्या करती है, वो इस्तेमाल करती है। तो इस प्रकार उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल किया और मारिका को भी पैसा मिल गया, मदन लाल तो कमा के निकल गया, लेकिन ये पैसा जो है वो उनकी जिंदगी में सुख समृद्धि ऐसी कोई भी चीज उन्हें लेके नहीं लाके देता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास। देखिए हमने आपको बोला था कि प्रीवियस वीडियो जो होगा हमारा उसमें कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इस वीडियो में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रामर के जो पेपर में आपका इंग्लिश इलेक्टिव का आता है, ये भी हम लोग यहाँ समझते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर में आपका भाई एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव तो आ रहा है और एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव में ग्रामर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए जान लेते हैं। ये सब सवाल वीवीआई कर लीजिए, हर सवाल याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नोट शुड बी इन डैश फॉर्म। नोट्स जो रहते हैं वो आप हमेशा किस फॉर्म में लिखते हो? डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है क्या बड़े बड़े लिखते हो? नहीं भैया, आपने एब्रिएटेड मतलब होता है जैसे कोई चीज को शॉर्टकट में लिखना है, जैसे एटीएम का होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन या चलिए एनी टाइम मनी मान लो आप लोग, क्या आप हर जगह एटीएम लिखते हो? आप नोट्स में इतना शॉर्ट भी नहीं लिखते हो, आप इस्तेमाल जरूर करते हो लेकिन इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। नैरेटिव है मतलब अपने हिसाब से बना चुना लिखो, नहीं भैया नहीं, आप क्या करो उसे शॉर्ट वे में लिखने की कोशिश करो। तो जो नोट्स होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, मतलब जितना ज्यादा आप उसे सरल शब्दों में लिख दें वो ज्यादा क्या रहता है, सही रहता है हमारे पास। ठीक है, फिर बोला गया नोट शुड बी इन डैश। नोट्स जो रहना चाहिए सीक्वेंशियल मतलब होता है एक अरेंज के रूप में आप सही। सेंसिबल मतलब भैया अगर आप उसे पढ़ोगे तो अगर समझ नहीं पाओगे तो क्या फायदा, इस प्रकार राइटिंग में लिखो जिससे आप समझ जाओ, क्योंकि अगर आप अपना नोट्स बनाते होगे तो कोशिश करते हो नोट्स बेहतरीन ढंग से अच्छा से बने, नोट्स पढ़ के आप समझ जाओ। तो नोट्स में तीनों के तीनों गुण मौजूद होने चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बोला गया इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड। देखिए नोट मेकिंग में इनमें से हम किन चीजों को अवॉइड करते हैं, मतलब वैल्यू नहीं देते हैं, कीवर्ड्स को, टाइटल को, लॉन्ग सेंटेंसेस को या एब्रीविएशन। हमने बताया ना एब्रीविएशन मतलब होता है शॉर्ट, कोई चीज को शॉर्ट में लिखने का तरीका या फिर शॉर्ट में जो लिखा जाता है। तो नोट मेकिंग हम किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो याद रखिएगा लॉन्ग सेंटेंसेस का। जो बड़े बड़े शब्द होते हैं, सॉरी शब्द बोल रहा, बड़े बड़े जो वाक्य होते हैं उनका हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते कभी भी नोट्स मेकिंग में। अगला सवाल है इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन। देखिए नोट जो होने चाहिए वो कभी भी याद रखिएगा, जैसे फ्रेज हो गए, आइटम्स हो गए, पॉइंट वाइज कुछ लिखना, ये तीनों चीज क्या होता है, शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है। लेकिन सेंटेंसेस वो चीज होते हैं जब कोई चीज का आप क्या करते हो लाइन बाय लाइन उसे बड़े फॉर्म में लिखते हो। और हम बताएं आपको कि भैया नोट्स कभी भी बड़ा रूप में नहीं लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा।
अगला सवाल है, इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली। देखिए नोट मेकिंग में जो नोट्स होते हैं वो हमेशा कैसे लिखे हुए होते हैं, क्या सेंटेंसेस में लिखे होते हैं, फ्रेज में लिखे होते हैं, या फिर नाउन क्लाउजेस में, या फिर एडवर्ब क्लाउजेस में लिखे होते हैं। याद रखिएगा जो नोट्स मेकिंग नोट्स जो बनाते हैं हम लोग वो कोशिश करते हैं फ्रेज के रूप में उसे लिखने की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए पत्र है भैया, पत्र तो आपने बचपन से पढ़े हुए हैं। दो प्रकार के पत्र होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक, इनफॉर्मल जो होता है अनौपचारिक पत्र। फॉर्मल लेटर जो लिखते हैं वो अपने घर के सगे संबंधी को आप नहीं लिख सकते हैं। फॉर्मल लेटर जो लिखा जाता है याद रखिएगा वो किसी अधिकारी को, किसी अखबार के संपादक यानी एडिटर साहब को, कोई बड़े अधिकारी हो गए, किसी पुलिस को लिखना तो भाई फॉर्मल लेटर में काउंट होता है। इनफॉर्मल वो लेटर होता है अपने सगे संबंधी मित्र दोस्त चाचा फूफा सबको लिखते हो, उसको बोला जाता है इनफॉर्मल लेटर। तो अगर आप रिलेटिव को लिखोगे या फ्रेंड्स को लिखोगे तो ये इनफॉर्मल लेटर अनौपचारिक पत्र की गिनती में काउंट होता है। ठीक है, अगला बोला गया है आर फॉर्मल लेटर। देखिए हमने आपको बताया ना फॉर्मल लेटर जो होना चाहिए शुड टू बी हैव डिजायर इफेक्ट ऑन द पीपल। जो फॉर्मल लेटर आप लिखोगे वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए यानी उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, या सारे के सारे यहाँ जो गुण हमने आपको बताया पॉइंट नंबर 1 2 3 में ये तीनों सही है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी पे जाओगे। क्या लगता है आपको? आप खुद सोचो, किसी अधिकारी को आपने पत्र लिखा, एक पूरा फॉर्मेट होता है कोई चीज को पत्र लिखने का। ये नहीं कि जैसे अगर आपने स्कूल का एप्लीकेशन लिखा तो आप थोड़ी पूछोगे प्रिंसिपल और सर क्या हालचाल, सब बढ़िया, मेरा तो फर्स्ट क्लास, सब लिखोगे नहीं। वहाँ फॉर्मेट होता है कि भैया सर हम आपके स्कूल के स्टूडेंट हैं, इस क्लास में पढ़ते हो, एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करते हो तो पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होगा, टू द पॉइंट। भाई बीमार है तो बीमार जुड़ा बात बोलेंगे ना, स्कूल जैसे होता है। आप उसमें ग्रामर का सही इस्तेमाल करो, ये नहीं कि क्योंकि देखिए शब्दों में क्या होता है अगर किसी शब्द में कोई वर्ड हट गया उसका कुछ अलग मीनिंग में निकलता है, इसलिए ग्रामेटिकली वो करेक्ट होना चाहिए तो ही सही हो सकता है। तो ये तीनों पॉइंट सही है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहां बताया हुआ है कि इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम्स अंडर द कैटेगरी। देखिए अगर आप किसी चीज को क्या करते हो रिप्लाई करते हो, ठीक है, इंक्वायरी जो लेटर होता है वो किस में आता है काउंट होता है बताना है। ऑफिशियल लेटर, लेटर टू द एडिटर मतलब किसी अखबार के संपादक पत्र लिखना, या फिर बिजनेस लेटर, या फिर इनफॉर्मल लेटर। तो भैया अगर आप कोई चीज का इंक्वायरी होता है तो ये आपका बिजनेस पर्पज से जुड़ा हुआ होता है, तो इसे आप व्यावसायिक पत्र भी कह सकते हो, या इंग्लिश में कहा जाए तो बिजनेस लेटर को इस कैटेगरी में रखा जाता है। अगला है, देखिए अभी हमने बताया फॉर्मल लेटर, भाई अधिकारी उधरी को पत्र लिखना, फ्रेंड फादर मदर अधिकारी नहीं है, एडिटर साहब अखबार के ये अधिकारी होते हैं एक प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। फिर लेटर टू द एडिटर, आप बताइए क्या बताया जाए, एडिटर किसका होता है? भाई अखबार का होता है। अखबार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर बोला जाता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लेटर टू एडिटर। इनमें से कौन सा एक, जब हम लोग एडिटर साहब जी को पत्र लिखते हैं तो आप इसमें अपना क्या नहीं लिखते हो? क्या टाइटल नहीं लिखते हो? भाई टाइटल तो देते हो किस कारण से आपने मैसेज किया, सैल्यूटेशन लिखते हो, फॉर्मेट जो रहता है डियर सर मैडम वो भी लिखते हो, डेट भी लिखते हो, लेकिन क्या आप उसमें साइन करते हो? नहीं, ये सिग्नेचर इसका पार्ट नहीं होता। कभी भी अगर आप लेटर टू एडिटर लिखिएगा वहां पर आप चीज चीजों को मेंशन नहीं करिएगा। अगला है नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन्स सर्टेन अनाउंसमेंट। देखिए जो स्कूल में और कॉलेजेस में नोटिस होते हैं उसमें कुछ अनाउंसमेंट रहता है, किन के लिए? आप खुद बताओ, आपने भी अपने स्कूल टाइम में पढ़ा है, अभी भी अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा हो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ नोटिस बोर्ड में कुछ लिखा जाता है, वो किसके लिए लिखा जाता है? प्लीज सर छात्रों के लिखा जाता है, तो छात्रों को इंग्लिश में क्या बोलते? स्टूडेंट बोला जाएगा। प्रिंसिपल के लिए थोड़ी लिखेगा भाई, प्यून के लिए थोड़ी लिखने वाला है, ठीक है। तो नोटिस इशू बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर, देखिए गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई भी नोटिस जारी किया जाता है ये आपको कहाँ दिखता है? तो भाई ये हमको दिखता है अखबारों में। आप अखबार अपना खोल लो, देखो आपको हर दिन का अखबार मिलेगा। सरकार के द्वारा कोई भी अधिसूचना जारी की जाएगी तो वो सबसे पहले अखबारों में दिखती है, तो न्यूज़पेपर इसका आंसर हो जाएगा। और गवर्नमेंट वेबसाइट भी रहता है तो गवर्नमेंट वेबसाइट सबसे पहले इसका आंसर होता है, बाद में क्यों न्यूज़पेपर में एक दिन बाद आना आता है, ठीक है। तो नोटिस इशू बाय स्कूल, स्कूल के द्वारा जो नोटिस भेजी जारी किया जाता है कहाँ दिखता है भैया? तो आपको स्कूल के नोटिस बोर्ड पे दिखता है। इन न्यूज़पेपर नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ, देखिए नोटिस क्या करता है भैया? ट्रांसपोर्टेशन का जरिया, एंटरटेनमेंट का जरिया, क्या वो न्यूज़ का जरिया है या फिर ऑप्शन नंबर डी कम्युनिकेशन का जरिया? तो न्यूज़ तो है ठीक है, लेकिन नोटिस जो होता है वो हमारे पास क्या काम करता है आप खुद बताओ। आप देखिए दो ऑप्शन तो पहले नहीं होंगे, या आपको समझ में आ गया, या तो कम्युनिकेशन पे जाओगे या न्यूज़ पे जाओगे। आपको क्या लगता है किसका जरिया होता है हमारे पास? आप किसको प्रेफर करना चाहोगे? भाई मेरे हिसाब से तो नोटिस जो है कम्युनिकेशन का जरिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चीफ पर्पस, मुख्य उद्देश्य क्या है नोटिस राइटिंग का?
ताकि हम इन्फॉर्मेशन क्या कर सके, पहुंचा सके। लेकिन किसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है भाई? लोगों को या अदर लोगों जो है, क्या प्रिंसिपल को तो खुद मालूम होता है कि नोटिस किसने डलवाया है भाई, क्या कि प्रिंसिपल सबके बिना ऑर्डर हो नहीं सकता। तो टू इन्फॉर्म अदर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन नोटिस राइटिंग जो इंस्टीट्यूशन का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम लिखा जाता है वो कहाँ लिखा जाता है? हेडिंग पर, टॉप पर, डेट पर, या फिर कहीं भी आप अपने हिसाब से कहीं भी लिख सकते हो? नहीं भैया, इसको लिखने का जगह होता है आप टॉप पे, यानी सबसे ऊपर में क्या करोगे, जिस भी आप इंस्टीट्यूशन नाम लिखना चाहो, ऑर्गेनाइजेशन, वो टॉप पे आप इसको लिखते हो। फिर द हेडिंग यहाँ बताया हुआ है, द हेडिंग या सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस। देखिए हेडिंग या सब्जेक्ट को कहाँ लिखा जाता है या कहाँ रहता है ये बताना है, तो आपको इसको क्या करना चाहिए, इस प्रकार से हेडिंग या सब्जेक्ट को, क्योंकि देखिए कोई नोटिस पढ़ रहा क्यों पढ़ेगा, अगर उसकी आंखों पे वो चीज ना समझ, मतलब बेसिकली उस चीज की तरफ आकर्षित होगा तब ना पढ़ेगा। तो आप जो भी चीज के बारे में बताना चाह रहे हो वो ब्रीफ में लिखना होना चाहिए, कैची होना चाहिए, आंख पकड़ लेना चाहिए, तब उसे लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ते भी है। नोटिस में जो डेट रहता है बताइए वो कहाँ रहता है भैया? तो याद रखिएगा, वो या तो आप शुरुआत में लिखो या लास्ट में, टॉप पे भी लिख सकते हो, बॉटम पे, दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर एट द बॉटम ऑफ नोटिस आप सिग्नेचर और नेम कहाँ लिखते हो ये बताना, ठीक है। एट द बॉटम ऑफ द नोटिस जो रहता है आफ्टर सिग्नेचर, अच्छा सिग्नेचर और हमको नेम के बताना है, वो क्या रहता है, एड्रेस होता है, डिजाइनेशन होता है, पिन कोड, तो ये सब के सब भाई डिजाइनेशन में आता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए चार ऑप्शन आपको दिए हुए थे। तो इस प्रकार हमारा क्लास 12 इंग्लिश सिलेक्टिव पूरा सब्जेक्टिव भी और कुछ इंपॉर्टेंट आपको ग्रामर क्वेश्चन हमने बता दिया आज के इस वीडियो में। बाकी आपको अब हमारे चैनल पे एमसीक्यू का वीडियो, पैसेज का वीडियो, जो भी आपके एसी आएंगे, लेटर आएंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे चैनल के द्वारा मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।